ह्यूमन बीइंग को प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट डैश गैस, तो हमने इसका आंसर पढ़ा CO2। फिर मैंने आपको CO2 के सारे पॉइंट बताए कि CO2 हॉटेस्ट गैस होती है, सोडा वाटर में भी यही होती है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यही गैस होती है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल यही होती है। प्लांट्स रात के समय CO2 को छोड़ते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये ऑप्शन दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऐसी गैस है जो क्या करती है, बहुत ज़्यादा पॉइजन वाली गैस होती है। स्मोकिंग में जो धुआं होता है उसमें गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अगर हम ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन ब्लड में मिल जाए तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी तो दमा जैसे रोग जो है इंसान को हो सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलो उसके बाद में चलो एक दो पॉइंट हाइड्रोजन के बता दो मेरे को। हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन के एक दो पॉइंट बताइए। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी पोजीशन अभी तक भी पीरियोडिक टेबल में फुली डिस्क्राइब नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे हाइड्रोजन में कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन वन एंड वन ओनली एलिमेंट ऐसा है जिसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर। इसका सिंबल H होता है। सबसे लाइटेस्ट गैस जो होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है, लाइटेस्ट गैस होती है हाइड्रोजन जो है, ठीक है। इसकी डिस्कवर किसने किया था बताओ, किसने किया था, साइंटिस्ट तो करेगा ही, ठीक है। कवेंडिश, हेनरी कवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था कवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने किया था। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन से कौन से, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 कौन सा होता है, प्रोटियम। 1H2 कौन सा होता है, ड्यूटीरियम। 1H3 कौन सा होता है, ट्रीटियम, ठीक है। आपसे पूछा जाए एग्जाम में, आपसे पूछ लिया जाए हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। मैंने बोला प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम 3 आइसोटोप्स होते हैं। जो ड्यूटीरियम होता है वो क्या बनाता है, हैवी वाटर। ट्रीटियम ऐसा हाइड्रोजन का आइसोटोप है जो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉम्ब। समझ में आया, क्लियर है इतनी बातें। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में है, क्वेश्चन है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू इट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है, किसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करी जाती है, तो आप बताएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर से जब CO2 को पास किया जाता है तो लाइम वाटर क्या होता है, CaOH2, ठीक है। अगर आप इसके अंदर से CO2 पास कर देंगे तो ये किस में, कैल्शियम कार्बोनेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये इसको क्या बना देगा, पूरी तरह से मिल्की बना देगा। समझ में आई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिएगा क्या आंसर देंगे आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड एसिडिटी को खत्म कर देता है और बेस बेसिसिटी को खत्म कर देता है। ये एक दूसरे को डिसमिस करके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। यानी कि एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। समझ में आया, क्या बोला जाता है इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन लीड्स टू, अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन सांद्रता में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, एन इंक्रीज इन द pH ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन के pH में वृद्धि होती है। ए डिक्रीज इन द pH ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन के pH में कमी होती है। नो चेंज इन द pH ऑफ द सॉल्यूशन, ए डिक्रीज इन द बेसिक स्ट्रेंथ। क्या होगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बहुत बढ़िया हर्ष, इसका आंसर आएगा एन इंक्रीज इन द pH ऑफ द सॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर OH नेगेटिव आयन, सुनिए मेरी बात, आप सब जानते हैं कि pH वैल्यू जो है
वो 0 से लेकर 14 तक लाइव करती है, और 7 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, न्यूट्रल की होती है, ये सब जानते हैं। अब यहाँ पर देखो जो एसिड होता है ना, एसिड की एक पहचान होती है, क्या पहचान होती है कि ये H+ जब वाटर के अंदर, मतलब कि वाटर के साथ में मिलकर क्या बनाता है, H+ आयन बनाता है, समझ में आई। और बेस की एक पहचान है कि ये वाटर के साथ मिलेगा तो OH नेगेटिव आयन बनाएगा। कैसा आयन बनाएगा, OH नेगेटिव आयन बनाएगा। तो अब यहां पर देखिए जब 7 to 14 वैल्यू जाएगी तो ये बेस की वैल्यू होगी। तो अब यहां पर देखो जब OH को इंक्रीज किया जाता है तो pH लेवल भी बढ़ रहा है। समझ में आई इतनी बातें, क्यों, क्योंकि वो बेस की पहचान है OH नेगेटिव। तो एन इंक्रीज इन द pH ऑफ द सोल्यूशन, pH वैल्यू में क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ गई, क्लियर है। अगर वो आपसे पूछा जाता कि H की वैल्यू को कम किया जाए H+, तो क्या होता, pH वैल्यू में डिक्रीज आता। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस आर पॉलिटिकल पार्टीज इन नेसेसरी कंडीशन, यानी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही, ठीक है, ऑथोरिटेरियन यानी कि सत्तावादी शासन, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, डिपोटिज्म निरंकुश शासन। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को फॉलो करना जरूरी होता है। ये फर्स्ट रूल है। टोटल पॉलिटिकल पार्टीज आज के टाइम पर पूछा जाए तो क्या बताओगे, 6 है। टोटल पॉलिटिकल पार्टीज पूछा जाए तो 6 है। डेमोक्रेसी आप जानते हो कि लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है, ऐसे शासन को क्या बोला जाता है, लोकतंत्र बोला जाता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम बोला जाता है। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो देखो आप सब जानते हो कि जो ऑपरेशन फ्लड है वो व्हाइट रेवोल्यूशन से बिलोंग करता है। ऑपरेशन फ्लड जो है ये व्हाइट रेवोल्यूशन से बिलोंग करता है, ठीक है। एक सेकंड दे दीजिए आप मेरे को। जल्दी चले जाओ। चलो अब ये देखो व्हाइट रेवोल्यूशन की अगर आप बात करें तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है ये किसने इंट्रोड्यूस, अरे यार हेलो, बस चल गया तो वही पूछना सी सब्जी का, ठीक है। चलो तो ये किसने दिया था, वर्गीस कुरियन ने, ठीक है।
व्हाइट रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन आप सब जानते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है ये पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। किसने? नॉर्मन बोरलॉग। और अगर आपसे इंडिया में पूछा जाए कि इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन, तो आप जानते हो MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ सोयल डज मेज ग्रो वेल? मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उगाया जाता है? ब्लैक सोयल में, लाइट लोम में, और डेलविल? बताओ फटाफट से। काली मिट्टी नहीं आएगा? जरूरी थोड़ी ना है, जरूरी थोड़ी ना। दोमट मिट्टी या ब्लैक सोयल? लाइट लोम। ठीक है। विच टाइप ऑफ डज मेज ग्रो वेल? लाइट लोम। क्या है इसका आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स आर एसोसिएटेड विद? यानी कि हाउ डाउ का मतलब ये है कि कुछ ऐसे टूल्स जो मतलब कि खेती करने के लिए यूज किए जाते थे, और ये जो टूल्स है ये परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में यूज होते। ठीक है। हाउ डाउ ये वाले जो टूल्स हैं ये परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में यूज किए जाते हैं। यानी कि ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, विच क्रॉप बिलोंग्स टू द रबी सीजन? रबी सीजन से कौन सी बिलोंग करती है? वाटरमेलन, कुकुम्बर, मेज, बार्ले? बार्ले रबी सीजन की क्रॉप है। ठीक है। और वाटरमेलन, कुकुम्बर ये हर एक मौसम में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं वैसे तो। और मेज कौन सी फसल है? मक्का। ठीक है। तो सर्दी वाली कौन सी होंगी? खरीफ की लगभग। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। हु सेड दिस वर्ड? कि हर किसी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। ये संसाधनों की बात करी गई थी, रिसोर्सेज की बात की गई थी। किसके द्वारा? रिसोर्सेज की बात की गई थी किसके द्वारा भाई? किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। क्लियर है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे बेहतर? तो ये तो आप सब जानते ही हैं, ब्लैक सॉइल के लिए। ब्लैक सॉइल के कुछ पॉइंट मैंने आपको कल भी बताए थे कि इसको रेगुर सॉइल बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोला जाता है। और इसमें पानी को सोखने की क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु डेवलप्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस? प्रथम मुद्रण यंत्र का विकास किसने किया था? ठीक है। जॉन गुटेनबर्ग ने पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बनाई थी। ठीक है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस किसने बताई थी? जॉन गुटेनबर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है भाई, पेपर में नोट कर लेना, किसी ना किसी पेपर में जरूर आएगा। फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग, द कोरियन, द बाइबल। ठीक है। बाइबल, द बाइबल, इसको 40 लाइन बाइबल्स के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग ने बनाई थी बाइबल। ठीक है, बाइबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु रोट 95 थीसिस? मार्टिन लूथर। ये सारे क्वेश्चन जो चूज किए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आ सकते हैं। हु रोट 95 थीसिस? ये मार्टिन लूथर के द्वारा ये जो है वो लिखी गई थी 95 थीसिस। हु सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन?
मार्टिन लूथर ने बोला था या जोहन गुटेनबर्ग ने? मार्टिन लूथर ने, ठीक है। हु सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, कि मुद्रण ईश्वर का सर्वोच्च और सबसे महान उपहार है, यह कथन मार्टिन लूथर के थे। और एक ऐसा क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है। हु ब्रोट हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू जापान, जापान में कौन लेकर आया था? ठीक है, ये जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थी, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये चाइना में जाया करती थी। चाइना से इन्होंने मतलब कि जो प्रिंटिंग प्रेस है या फिर प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी जो है, जो ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, वो ये कहाँ लेकर गए थे? जापान में लेकर गए थे। तो इसका मतलब ये है, इसका सही आंसर क्या जाएगा? बुद्धिस्ट मिशनरीज। क्या आएगा? बुद्धिस्ट मिशनरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान, डायमंड सूत्रा। क्या आंसर आएगा? डायमंड सूत्रा। ओल्डेस्ट, ये लो भाई, आज एसएसटी की क्लास में से क्वेश्चन लिख लो बीएससी एग्रीकल्चर वालों, आप तो पेपर में 100% आएगा, 2 बार रिवाइज कर लेना चाहिए इस क्लास को। पेपर में क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे पेपर में पक्का आएंगे। सिग्नेचर कर दिए मैंने, चलो। ओल्डेस्ट प्रिंटिंग बुक ऑफ जापान, डायमंड सूत्रा। व्हाट इज कैलीग्राफी? सुंदर लेखन की कला, भवन का प्रकार, नवपाषाण कालन, लेकिन मिस्र की लेखन शैली। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग कैलीग्राफी होती है, और जो अच्छा सुंदर लिखता है उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वेविंग मिल इन इंडिया, कानपुर, मद्रास, अहमदाबाद, मुंबई। यानी कि बुनाई की सबसे पहली मशीन इंडिया में कहाँ पर लगी थी? फटाफट से बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताओ। मद्रास में लगी थी, चेन्नई में 1854 में, ठीक है। बुनाई की सबसे पहली मशीन 1854 में चेन्नई में लगाई गई थी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं, ये 1874 लिख रखा है, लेकिन ये 1854 में चेन्नई में स्थापित कर दी गई थी। मैंने इसको गूगल चेक किया है, लेकिन इसका जो काम शुरू हुआ था ना, ये जो 1874 है, इसमें शुरू हुआ था काम, ठीक है। अगर आपसे पूछे ना कि इसका काम कब शुरू हुआ था, तो वो 1874 में शुरू हुआ था, लेकिन मशीन लगा दी गई थी इस टाइम पर। उसके बाद में नेक्स्ट है, व्हाई डिड वुमन वर्कर्स अटैक द स्पिनिंग जेनी? स्पिनिंग जेनी क्या थी? वेविंग मशीन थी। तो और उन्होंने अटैक क्यों किया होगा? क्योंकि महिलाओं का काम छीन लिया था इस मशीन ने, ठीक है। तो इट कॉज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इससे बेरोजगारी हुई। दे कुड नॉट ऑपरेट द मशीन, वे मशीन को संचालित नहीं कर सकती थी। इट डिड नॉट प्रोड्यूस फाइनर यार्न, यह बेहतर सूत का उत्पादन। दे वर स्केर्ड ऑफ द मशीन, तो इसका मतलब है कि उनका बेरोजगारी बढ़ा दी थी। इट कॉज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बढ़ा दिया था? अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दिया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्डिंग, ट्विस्टिंग, रोलिंग एंड स्टेपलिंग प्रोसेसेस आर एसोसिएटेड विद, यानी कि जो कार्डिंग होती है, ट्विस्टिंग होती है, रोलिंग होती है तथा स्टेपलिंग होती है, ये किससे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। समझ में आई? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ये रिलेटेड होता है। ये सारे काम होते किसके अंदर है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होते हैं। रोल भी कपड़ा किया जाता है, ठीक है। इन 1911 67% ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे, सूरत एंड अहमदाबाद, दिल्ली एंड बॉम्बे, पटना एंड लखनऊ। क्या है? ठीक है, सूरत और अहमदाबाद भी तो आ सकता है, बताओ। इन 1911 जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज थी वो कहाँ पर? बंगाल एंड बॉम्बे में, ठीक है, बंगाल एंड बॉम्बे में। देखिए ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया था? अंग्रेजों की वजह से पॉसिबल हो पाया था, ठीक है। और जो बाहर से मतलब कि चाहे वो फ्रांसीसी थे, चाहे वो पुर्तगाली थे, वो क्या कर रहे थे? इंडिया में आके अपना व्यापार कर रहे थे। तो जब वो व्यापार कर रहे थे तो सबसे पहले अंग्रेजों ने भी, और जो समुंदर के किनारे वाले एरियाज है ना, उन पर अपनी फैक्ट्रीज जो है वो स्थापित करी थी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बंगाल और बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली? ब्रिटिश सूती वस्त्रों, ब्रिटिश कॉटन गुड्स के निर्यात में नाटकीय वृद्धि कब हुई थी? 17वीं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। तो इसका सही आंसर आएगा अर्ली 19th सेंचुरी।
ठीक है, जब भारतीय बाजार में भारतीय कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा लगने लगा था लोगों को, और सारे के सारे लोग जो हैं वो क्या करने लगे थे, ब्रिटिश कपड़े को क्या करने लगे थे, अपनाने लगे थे। तो इसका जो सही आंसर आएगा, हाँ ठीक है, तो इसका सही आंसर आपके पास में आ जाएगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, मैनी यूरोपियन एक्सपेडिशन वर सेट ऑफ इन सर्च ऑफ डैश द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। यानी कि कौन सी सिटी ऐसी है जो गोल्ड के लिए जानी जाती है? हाँ, एल्डोराडो, ये यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, एल्डोराडो, ठीक है। कई यूरोपीय अभियान स्वर्ण के प्रसिद्ध काल्पनिक नगर डैश की खोज में निकले थे, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? एल्डोराडो, एल्डोराडो, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरलिंकिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। निम्नलिखित में से कौन मानव समाज के परस्पर जुड़ाव के लिए उत्तरदायी है? ट्रेड, ट्रैवल, एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर आएगा सारे, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ट्रेड भी जरूरी है, ट्रैवल भी जरूरी है, इंटरलिंक के लिए एजुकेशन भी जरूरी है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द खेड़ा सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी टू सपोर्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका। पीजेंट्स को, किसानों को हेल्प करने के लिए खेड़ा सत्याग्रह जो है वो चलाया गया था, ठीक है। कब आया था खेड़ा सत्याग्रह? बताओ। 16 कहाँ से आ गया? 1918 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, गांधी जी भारत वापस लौटे थे 1915 में, यानी कि प्रॉपर अगर मैं डेट लिखूं तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है भाई। और भारत लौटने के बाद गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया था? ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था दक्षिण अफ्रीका में, और भारत आने के बाद में उनका पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट वाज द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था? यह वह अधिनियम था जिसने माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने की व्यापक शक्तियां प्राप्त हुई तथा राजनीतिक बंदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई। वह अधिनियम जिसके माध्यम से श्रमिकों की मजदूरी कम कर दी गई। अरे भाई, वैसे इसका आंसर ए ही आएगा, ठीक है। यह वह अधिनियम था जिसके माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने की व्यापक शक्तियां प्राप्त हुई। और जो आपको पता है, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील क्या होने लगा था? लोगों को जेल में बंद करने लगे थे, शक के आधार पर। किसके आधार पर? शक के आधार पर। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, ठीक है। इंडिपेंडेंट ग्रीस आजाद हुआ कौन सी संधि से? कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी से। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। और कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि हुई कब थी? 1832 में। कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी? 1832 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इटालियन लीडर वाज नाइदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट। तो ये एक मंत्री था भाई, ठीक है। तो ये कैवूर आएगा, कैवूर, क्लियर है? कैवूर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the ideas of La Patrie and La Citoyenne signify in the French Revolution? फ्रांसीसी क्रांति में ला पैत्रे और लो सिटायन के विचार किसको संकेत देते थे? मातृभूमि और बच्चों को, पितृभूमि और नागरिक समुदाय, और नागरिक राज्य समुदाय। ये देखो, ये फादरलैंड एंड द सिटीजन पर डिपेंड करता है। फादरलैंड का मतलब ये है कि ये जो ला सिटायन के सिद्धांत थे ना, ये बोलते थे कि भाई जैसे जैसे हमारा शासन, ठीक है, ट्रेडिशनली चला आ रहा है वैसे ही चलने देते हैं। जैसे कि राजा का शासन होता था तो राजा के शासन को ही क्या रखते हैं? कंटिन्यू रखते हैं। इसी सिद्धांत को ही क्या बोला गया? पितृभूमि बोला गया। समझ में आई इतनी बातें? तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। एलए द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर। देखो, माप और तोल की इकाइयां जो हैं
वो जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। और LA एक ऐसा माप है जिससे कपड़ा मापा जाता था। अब नेपोलियन कोड जो है ना, नेपोलियन कोड या फिर नेपोलियन नागरिक संहिता में सबसे पहले मापतोल की इकाइयों को ही बदला गया था। जैसे कि हर जगह मापतोल की इकाइयां क्या थी, अलग अलग थी। तो नेपोलियन ने क्या किया था, सभी जगह एक ही इकाई और मापदंड को रखा, और उसमें कपड़े का जो माप था वो कौन सा था, LA। ठीक है, LA। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोर एल्कली प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। क्लोर एल्कली प्रोसेस किसके प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के प्रोडक्शन के लिए। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, ये क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है भाई ये। ठीक है, कास्टिक सोडा। क्लियर इतनी बात। कास्टिक सोडा का कॉमन नेम है और केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया NaOH। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑक्सैलिक एसिड इज नेचुरली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो पाया जाता है किसके अंदर, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो टमाटो यानी कि टमाटर में होता है। आप जानते हैं कि टमरिन जो होती है, इमली जो है, इसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, और लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, और आम के अंदर भी कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड ही होता है। क्लियर है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, टमाटो आ जाएगा। टमाटो का रेड कलर जो होता है वो किसके कारण होता है, बता सकते हैं, रेड कलर ऑफ टमाटो बताइए। लाइकोपीन। किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। BSc एग्रीकल्चर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और मिर्च की जो कड़वाहट होती है वो किसके कारण होती है, बताओ। बताओ बताओ, ऑनलाइन वाले बताओ। मिर्च का रंग या फिर मिर्च की कड़वाहट इसके अंदर जो होती है वो किसके कारण होती है, बस। वेरी गुड चेतना, कैप्सिनथिन। किसके कारण होती है, कैप्सिनथिन के कारण होती है। ठीक, नेक्स्ट है विच गैस इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इन फूड आइटम्स। तो देखो, रेंसिडिटी को बचाने के लिए, या फिर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चिप्स के पैकेट में गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन होती है। रेंसिडिटी यानी कि जो दुर्गंध आती है या कुछ इस टाइप से, इसको बचाने के लिए इसके अंदर जो गैस यूज की जाती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन। कौन सी होती है, नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट रहती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ, बिल्कुल, एटॉमिक नंबर होता है इसका 7। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होती है 78%। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का 0% हिस्सा ह्यूमन जब सांस लेता है तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में यूज होता है, यानी कि ऑब्जर्व करता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो, इसका सही आंसर आ जाएगा Na2CO3.10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, वाटर के होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। एनोडाइजिंग बोलते हैं, गल्वेनाइजेशन बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा एनोडाइजिंग। क्या बोलता है, एनोडाइजिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए थिक प्रोटेक्टिव, यानी कि देखो, वैसे तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से, एल्यूमिनियम एक ऐसी मेटल है जो अपने ही ऑक्साइड की लेयर से क्या की जाती है, प्रोटेक्ट की जाती है। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए कि कौन सी मेटल ऐसी है जो अपने ही ऑक्साइड की लेयर से प्रोटेक्ट होती है, तो क्या बताओगे, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि एल्यूमिनियम अपनी ऑक्साइड की लेयर से प्रोटेक्ट तो होगी, इस पर एक थिक लेयर और चढ़ाने को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, एनोडाइजिंग बोलोगे। क्या बोलोगे, एनोडाइजिंग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेयर इज द एंजाइम टाइलिन फाउंड? सलाइवा। तो सलाइवा के अंदर, लार के अंदर क्या होता है? टाइलिन होता है, ठीक है। लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम सलीवा। अच्छा, लार के अंदर स्टार्च को कौन मतलब कि डाइजेशन शुरू करता है? स्टार्च का डाइजेशन, हाँ हाँ वही तो है। तो अमाइलेज, सेलिवरी अमाइलेज बोलते हैं। वैसे अगर वो आंसर आया तो उसका ऑप्शन जो होगा वो सेलेवरी अमाइलेज ही होगा, ठीक है। क्लियर इतनी बात? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट आर द डिफरेंस ऑब्जर्व्ड अमंग एनिमल्स ऑफ स्पीसीज कॉल्ड? किसी प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसको वेरिएशंस बोलते हैं, इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, हेरिडिटी। तो देखो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा वो आएगा वेरिएशंस, ठीक है। कि किसी भी मतलब प्रजाति के जीवों में जो डिफरेंट चीजें, जैसे कि किसी का नाक अलग है, कान अलग है, आंख अलग है, ठीक है, ये चीजें हैं, ये किस में आती हैं? विविधताएं, यानी कि वेरिएशंस में आती है। किस में आती हैं? वेरिएशंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज, बताओ क्या आएंगे? मैंने बताया, अच्छा अभी तक वो क्लास ली नहीं मैंने, वैसे कि ले ली मैंने। कार्बन एंड कंपाउंड्स का क्वेश्चन है, इसको हेटेरो एटम्स बोला जाता है, ठीक है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एटम अदर देन हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन वालों को तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन उसके अलावा जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? हेटेरो एटम्स बोला जाता है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कार्बोनेट ओर्स टू कन्वर्ट देम इनटू मेटल ऑक्साइड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो हीटिंग, किसको हीट करते हैं? कार्बोनेट्स ओर को। कार्बोनेट के जो ओर होते हैं, कन्वर्ट देम इनटू मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड्स में चेंज करना, बट किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इसको कैल्सिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्सिनेशन इसको कहा जाता है। तो आज के लिए 40 क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लेना। इस क्लास को 4 से 5 बार रिवाइज कीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आएगा पक्का। क्या कितने क्वेश्चन आएंगे इस क्लास में से? तो इंपॉर्टेंट है क्लास, क्वेश्चन आएगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू।